अब्बू ने उसकी टेक्नोलॉजी देखी, रिवर्स इंजीनियर करा और वही चीज़ बना ली सस्ते में। दैट इज़ व्हाट चाइना डज। चाइना ने कुछ इन्वेंट थोड़ा ना करा है। एक ज़माने में उन्होंने कागज़ इन्वेंट करा। कहता है कि रशिया को हरा दो लेकिन कुचलो मत, हम सपोर्ट करेंगे। फ्रांस कह रहा है हम यूक्रेन को हथियार भी देंगे। इमरान खान ने अपने घर के आसपास जो अपने फॉलोअर्स हैं ना, वो ज़ॉम्बीज पिरानाज ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन सबको ड्रामा करते रहो, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तुम फायर करो, मैं तो अपने बेटे को भेज रहा हूं अब्रॉड पढ़ने के लिए, पाकिस्तानी जर्नल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और खासतौर से वो दोस्त जो हमारा वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, यार ये कौन सी बात होती है। थोड़ा सा मेहनत करिए, वो हथौड़ा लीजिए और मारिए सब्सक्राइब के बटन पे, ठीक है, ठोक दीजिए सब्सक्राइब के बटन को। अच्छा दोस्तों, एंटनी ब्लिंकन, अमेरिका के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, एंटनी ब्लिंकन, टोनी ब्लिंकन जिनको कहते हैं, वो उन्होंने एक बहुत अहम एक बयान दिया है जो मैं आपकी नजर से आपकी नजर में डालना चाहता हूं, आपके कानों में डालना चाहता हूं। उन्होंने ये बोला है कि जो चाइना है, चाइना इज गोइंग टू सप्लाई वेपन्स। चाइना अभी भी नॉन लीथल एड दे रहा है रशिया को यूक्रेन वॉर के दौरान, और वो कह रहा है कि चाइना वेपन्स भी सप्लाई करेगा रशिया को। अब रशिया का खुद का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, राइट? बहुत शानदार एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है रशिया का, और वन ऑफ द टॉप वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड ये रशिया भी है। लेकिन रशिया में ना दो किस्म के हथियार हैं, मैं आपको बड़े ऑनेस्टली और बड़ा सिंपल वर्ड्स में बताता हूं। एक तो उनके वेपन्स हैं जो बहुत ही शानदार है, बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन है वेपन्स, S-400, S-500, दोज आर वर्ल्ड क्लास वेपन्स। और काफी कुछ रशिया जो है वो वेपन्स ऐसे भी बनाता है जो बड़े एवरेज क्वालिटी के हैं। मैं बैड क्वालिटी नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एवरेज क्वालिटी बोलूंगा, राइट? रशिया को क्यों नुकसान झेलना पड़ रहा है, मैं आपको एक बात बताता हूं। रशिया को यूक्रेन की लड़ाई में अगर सामने T-90 टैंक है, राइट, और आपने रॉकेट लॉन्चर से उसको अटैक करा, तो जाहिर सी बात है T-90 कैन टेक केयर ऑफ दैट, राइट? और अगर आपने कुछ एंटी टैंक माइन भी लगाई है तो ठीक है, इट विल मैनेज समहाउ, बट इट कांट फाइट अगेंस्ट अ जैवलिन। तो जैवलिन के खिलाफ लड़ना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। और जब आप स्टेट ऑफ द आर्ट वेस्ट के, पश्चिमी देशों के, जब आप हथियार यूक्रेनियंस के हाथ में दे दें और बोलें कि बेटा ठोको इनको, तो फिर यू गेट स्टक। ये लोग कहां फंसे हैं मैं आपको बताता हूं। रशियंस ने जब अटैक करा यूक्रेन के अंदर तो एवरीथिंग वाज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। सबसे पहले उन्होंने गलती करी, दे अंडर एस्टिमेटेड देयर एनिमी। उन्होंने दुश्मन को थोड़ा नीचे आंका कि यार ये तो एक थप्पड़ मारेंगे, ये हुआ नहीं, वो रोते हुए भागा नहीं, ठीक है। और अब जो सिटीज हैं, और ये काफी पहले की बात बता रहा हूं मैं, आज की बात नहीं बता रहा, और अभी भी सच्चाई यही है कि सिटीज के आसपास आके फंस गए। इसको फौज में हम लोग कहते हैं ना FIBUA, FIBUA, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज। बिल्ट अप एरिया की जो लड़ाई होती है, और बिल्ट अप एरिया में, इन मोस्ट बिल्ट अप एरियाज ना, जो आर्मर्ड होता है, जो टैंक होते हैं, इट्स अ सिटिंग डक, ठीक है। वहां पे माउंटेन्स ऑफ रबल हैं, टूटी वूटी बिल्डिंग है, कहां पे कोई बंदा कौन सा वेपन सिस्टम लेके बैठा हुआ है, कुछ पता ही नहीं लगता वहां पे क्या अंदर घूम रहे हैं टैंक्स। ये चेचनिया में भी एक बार हो चुका है, रशिया हैज फेस्ड दिस प्रेडिकेमेंट देयर, और जगह भी हो चुका है। तो ये तो मैंने बड़ी सिंपलिस्टिकली आपको एक बात बताई, लेकिन चाइना कंसिडर कर रहा है, अमेरिका के मुताबिक चाइना कंसिडर कर रहा है रशिया को वेपन्स देना। चाइना के वेपन्स भी काफी हद तक घटिया हैं, लेकिन इस वक्त तो रूस को जो मिल रहा है वो चाहिए भैया, जो मिल जाए। ईरान से ड्रोन मिल जाए तो चाहिए, चाइना से कुछ वेपन्स मिल जाए तो चाहिए। तो रशिया रिक्वायर्स वेपन्स इन दिस फाइट अगेंस्ट यूक्रेन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एट्रिशन बहुत है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज वाले हैं वो जब कंपनी में एट्रिशन की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई लोग नौकरी छोड़ गए कंपनी से, ठीक है, तो इसको एट्रिशन कहते हैं। फौज में एट्रिशन होता है जो दुनिया छोड़ गया, वो एट्रिशन हो गया फौज में। तो वहां पे ह्यूमंस का भी एट्रिशन है, मैं रशियन साइड की बात कर रहा हूं, इक्विपमेंट का भी है। सो ठीक है, जो लोगों को कंस्क्रिप्शन उन्होंने फिर से बोला है कि घरों से लाओ, लोगों को ट्रेन करो, फ्रंट पे भेजो, और ये सब तो चल रहा है। लेकिन जब चाइनीज अपना वेपन्स देंगे, और क्योंकि चाइनीज टेक्नोलॉजी, देखिए चाइनीज के खुद की मैन्युफैक्चरिंग रद्दी है, लेकिन उन्होंने अमेरिकन से चोरी कर रखी है। वो आपको याद होगा ना, ओसामा बिन लादेन को जब अमेरिकन गए थे मारने के लिए, तो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। पाकिस्तानियों ने क्या करा, पाकिस्तानियों ने झट से वो टूटे हुए हेलीकॉप्टर को पैक करा, चाइना भेज दिया अब्बू के पास। अब्बू ने उसकी टेक्नोलॉजी देखी, रिवर्स इंजीनियर करा और वही चीज बना ली सस्ते में। दैट इज व्हाट चाइना डज। चाइना ने कुछ इन्वेंट थोड़ा ना करा है।
एक जमाने में उन्होंने कागज इन्वेंट करा था, गन पाउडर इन्वेंट करा था, इसके अलावा चाइना इज इन्वेंटेड नथिंग। चाइना सिर्फ बाहर से नकल मार के, चोरी करके अपना बनाओ, तो वो चाइना ने कर रखा है। तो इस हिसाब से चाइना के पास भी अच्छी टेक्नोलॉजी है। अगर चाइना देता है लीथल टेक्नोलॉजी रशिया को, तो फिर खून खराबा और बढ़ेगा। और इन्होंने वार्न भी करा है, दिस एस्केलेशन वुड मीन सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर चाइना। ये एंटनी ब्लिंकन ने बोला। अब सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर चाइना का क्या मतलब है, दिस आई डोंट नो, कि इसके नतीजे चीन के लिए बड़े खराब होंगे। ये वार्निंग है चाइना को कि बॉस, अगर तुमने लीथल वेपन सिस्टम्स दिए रूस को, तो फिर देखना तुम फिर देखना, तुम्हारा हलवा बना देंगे। कैसे? फिर चाइना के ऊपर, देखिए सैंक्शंस लगाना इतना आसान नहीं है चाइना के ऊपर, लेकिन अमेरिका वही काम करेगा जो अमेरिका करता चला है। चाइना का पैसा कहां से आता है? अमेरिका से आता है। चाइना अमीर क्यों है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है भाई। एप्पल फोन तो अमेरिका का है, हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स अमेरिका की हैं, नाइकी शूज अमेरिका के हैं। जो भी बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है, अमेरिकन धीरे धीरे उसको वापस खींचना शुरू करेंगे। बात तो यह कि चाइना को कोई ब्रांड नहीं है ना। चाइना इज द टॉप मैन्युफैक्चरर ऑफ शूज इन द वर्ल्ड। चीन जो है, सबसे ज्यादा जूते जो हैं वो चाइना में बनते हैं दुनिया में। नो सरप्राइजेस देयर। आप एक चाइना का ब्रांड का नाम बता दो, आप मुझे कोई भी चाइनीज ब्रांड का नाम बता दो। वो सब के सब अमेरिकन ब्रांड्स बना रहे हैं चाइना में। वो छापा खाना खोल रखा है। दे like cookies, you know, they're churning out shoes like cookies, churning out television sets like cookies. तो सारा का सोनी है, सैमसंग है, ये बड़ी बड़ी जितनी भी नाम हैं, राइट, टेलीविजन की दुनिया के, एलजी वगैरह सब तो चाइना में बन रहे हैं ज्यादातर। इंडिया में बनते हैं, चाइना में बनते हैं। सो दिस इज द चाइना गेट्स इज मनी फ्रॉम। तो ये लोग क्या करेंगे कि अपने जो एलाइज हैं, जैसे कि साउथ कोरियंस हैं या जर्मन्स हैं, उनको बोलेंगे, उन पे अमेरिकन प्रेशर डालेंगे कि बॉस अपने ब्रांड चाइना से मत बनवाओ, धीरे धीरे बाहर निकालो, धीरे धीरे बाहर निकालो। फिर अमेरिका इसको फंड करेगा, क्योंकि भाई जर्मनी ये बोलेगा कि आप कह रहे हो मर्सिडीज चाइना में मत बनाओ, लेकिन मुझे तो नुकसान है अगर मैं यहां पे बनाऊं। तो क्या डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस माना कि $10 बिलियन आता है, $15 बिलियन आता है, $20 बिलियन आता है, ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू ईयर्स। इतना आता है? जी हाँ, इतना आता है। अच्छा ठीक है, चलो हम एक फंड बनाते हैं, हम उस फंड से डिफरेंस को फंड करेंगे। एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन चाइना से हटाओ। तो ठीक है, जो मर्सिडीज का नुकसान है वो तो पूरा हो रहा है, वो हटा के इंडिया ले आएगा, कहीं और ले आएगा, लेकिन चीन में नहीं होगा। दिस इज हाउ अमेरिका कैन पनिश, एंड अमेरिका कैन इन्फ्लिक्ट ब्रूटल पनिशमेंट ऑन द चाइनीज, ब्रूटल पनिशमेंट। अगर अमेरिका डिसाइड करता है तो ये चीनियों की ना सारी हेकड़ी निकल जाएगी, क्योंकि उनके खुद के कोई ब्रांड नहीं है, सारे के सारे तो अमेरिकन और यूरोपियन ब्रांड ही बना रहे हैं वो लोग। अच्छा जी, दूसरी चीज है कि ये बड़ा एक कमेंट दिया है इसने, और मैं ये जो इमैनुअल मैक्रोन है ना, फ्रांस का प्रेसिडेंट, वो ये कहता है कि यार यूक्रेन वॉर में हम यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, यूक्रेन रशिया वॉर में, तो वो कहता है कि रशिया मस्ट बी डिफीटेड नॉट क्रश्ड। फर्क है, देखिए, कहता है कि रशिया को हरा दो लेकिन कुचलो मत। हम सपोर्ट करेंगे, फ्रांस कह रहा है हम यूक्रेन को हथियार भी देंगे, ये फ्रांस कह रहा है, ठीक है, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन यार इसी लेवल तक हम चाहते हैं कि यूक्रेन अपने देश से रूसी फौजों को बाहर निकाल दे, बस। तो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने बोला कि यार कि हम उतना ही चाहते हैं कि उतनी ही मदद करें हम यूक्रेन की, कि यूक्रेन अपने देश से रशियन फोर्सेस को बाहर निकाल दे। हम ये नहीं चाहते कि यूक्रेन रशिया के अंदर घुस जाए और रशिया को परमानेंटली डैमेज कर दे। देखिए, इसके ना ये बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट है। आप लोग पता नहीं अग्री करते हैं कि नहीं करते, डिसएग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट्स कॉलम में लिखिएगा, बट ये बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन ये कह रहा है कि साहब आप ना अंत में आपको एक बात तो देखनी पड़ेगी, आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि रशिया इतना बड़ा मुल्क है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके पास एनर्जी के भंडार पड़े हैं, गैस, ऑयल वगैरह। रशिया अगर अनस्टेबल होता है तो अपनी जद में पूरी दुनिया को लेगा वो। रशिया अकेले नहीं डूबेगा। एक बार रशिया टूट गया था, उसके कारण कुछ और थे। उसका कारण इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी था, उसका कारण लड़ाई नहीं था। जब वॉर के कारण अगर टूटेगा और उसके अंदर लोग घुसेंगे और कल कुछ चीज होगी, तो दिस वॉर विल एस्केलेट बियॉन्ड अ मैनेजेबल लेवल, फिर वो पोजीशन टेनेबल नहीं रहेगी। ये इनका कहना है, मैं अग्री करता हूं इमैनुअल मैक्रोन से। आई थिंक ऐसा हो जाना चाहिए कि लड़ाई ना हो यूक्रेन और रशिया, माफ कीजिएगा, यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई ना हो। लेकिन कोई ये कहता है कि क्रश, देखिए ना, ये सब हो नहीं पाएगा और ये बड़ा महंगा पड़ जाएगा यूरोप को। अभी भी यूरोप वाले लोग बहुत, इनका जो अभी विंटर्स चल भी रहा है अभी यूरोप में, तो फरवरी का महीना है, बहुत बुरा गया है विंटर्स। इट्स बीन वेरी वेरी बैड। और इनके न्यूक्लियर रिएक्टर से फ्यूल कहां से आता है? देखिए,
यूरोप ये कह सकता है कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे, हम गैस नहीं लेंगे, कह सकता है। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने लेना बंद कर दिया, कह सकता है। उनसे ये भी पूछ लेना कि जो तुम्हारे बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिससे तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसका जो फ्यूल है वो कहां से आता है, ये भी सवाल पूछा जाए ना। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप चाबी से रशिया को बंद कर देंगे, ये चाबी से बंद होने वाला मुल्क है नहीं, ठीक है ना। तो ये दूसरी खबर थी जो अच्छा, एक बड़ी अच्छी खबर आई, इंटरेस्टिंग खबर आई है, अच्छी तो मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। तालिबान ने यह बोला है कि यार जो पुराने अमेरिकन बेसेस है ना अफगानिस्तान में, उनको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे। आप थॉट प्रोसेस देखिए तालिबान का। तालिबान ये कह रहा है कि हमें बिजनेस करना है, धंधे पे लगना है हमें। ये एक लेवल तक आप औरतों को बोलें कि तुम बुर्का पहन के घर पे बैठो और टीवी मत देखो, और ये एक लेवल तक होता है, लेकिन मुल्क को तो चाहिए। अ कंट्री नीड्स दैट इकोनॉमिक हेफ्ट। और तालिबान ये कह रहा है कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे, तो जो भी यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, दैट तालिबान वांट्स टू कन्वर्ट इनटू मिलिट्री बेस, इनटू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और ये एक्टिंग डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, तो उन्होंने ये प्रपोजल कैबिनेट को भेज दिया है। और इसमें ये बोला है, उनको कोट करते हुए मुल्ला बरादर को, कि फॉलोइंग अ थरो डिस्कशन इट वाज डिसाइडेड दैट द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स शुड प्रोग्रेसिवली टेक कंट्रोल ऑफ द रिमेनिंग मिलिट्री बेसिस ऑफ द फॉरेन फोर्सेस विद द इंटेंशन ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है। The Taliban have said that they have focused on boosting economic self-sufficiency through trade and investment. Acha, earlier the World Bank noted that Afghanistan's exports rose and the Taliban administration managed to keep revenues mostly steady in 2022. आप ये देखिए ना, जिनको हम लोग समझते थे कि ये जानवर ही हैं, और मैं खुद ऐसा समझता था कि इनको कुछ नहीं आता, दिमाग से पैदल है। समझ रहे हैं आप? उन तालिबान को जो हम कहते थे यार ये तो पढ़े लिखे ही नहीं है, इनको तो अकल ही नहीं है, इनको कोई तमीज नहीं है, तालिबान को, वो तालिबान दे हैव टर्न्ड आउट टू बी स्मार्ट। नाउ दे आर टेलिंग द वर्ल्ड की बॉस ठीक है, हमारे हाल खराब है, लेकिन यू कांट टेक अस लाइटली, आप हमें हल्के में नहीं ले सकते। ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, दे आर सेइंग दैट वर्ल्ड बैंक ने नोट करा है कि 2022 में अफगानिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन अंडर द तालिबान वाज स्टेबल। अब आप समझ लीजिए तालिबान ने इकोनॉमी कैसे चलाई। उन्होंने कोई भीख भी नहीं मांगी पाकिस्तान की तरह, जैसे पाकिस्तान कटोरा लेके भागता रहता, उन्होंने वो भी नहीं करा। उनके खर्चे ही बड़े कम है। एक्चुअली पाकिस्तान के साथ ये भी प्रॉब्लम है ना कि जब आपके लेफ्टिनेंट जनरल एक सोसाइटी में रहें, डीएचए में, डिफेंस हाउसिंग में रहें, आपके बड़े बड़े जर्नल, और वहां पे घर में चीते पालें, जैसे भी चीता वो भाग गया था ना एक जनरल के घर से, आपने सुना होगा पाकिस्तानी न्यूज, वो पैंथर या लेपर्ड या पता नहीं क्या था, उसने घर पे पाल रखा था चीता भाई ने। जब आप ऐसी अय्याशियां करेंगे, जब आप बाहर से शेर मंगवाएंगे, भालू और चीते मंगवाएंगे, अपने घरों में पालेंगे बड़े बड़े बंगलों में, तो फिर आप सोच लीजिए कि फिर उसका पैसा कौन देगा, वो तो आम आदमी दे रहा है। अच्छा, जो भी गलती है तालिबान की, जो भी गलतियां होंगी, मैं कह रहा हूं उनकी 1000 गलतियां हैं, ह्यूमन राइट्स है, वुमेन्स राइट्स हैं, इक्वालिटी है, रिलीजन के बारे में उनका जो बड़ा एक ख्याल है, बट एक बात माननी पड़ेगी यार, अफगान लोगों के बारे में और तालिबान के बारे में भी, इनमें लाख कमियां हैं, लेकिन ये गैरतमंद लोग हैं। ये अपनी जो अफगान लोग हैं ना, ये अपनी इज्जत गिरवी नहीं रखते। ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ जाएंगे किसी के लिए, चाहे उनके कितने भी बुरे हाल हो। अफगान जो है वो भूखा होगा ना, वो भूखा सो जाएगा, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज करने की जो बात है ना, उससे हम आते हैं पाकिस्तान पे, बिकॉज यू नीड टू हियर वो कौन लोग हैं जो सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अच्छा जी, आईएमएफ चीफ ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, इन्होंने बोला है कि यार माई हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे हैव बीन डिवास्टेटेड बाय द फ्लड्स दैट अफेक्टेड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। कि मेरा दिल पसीज गया उन लोगों को देख के जो कि 1/3 पॉपुलेशन, 1/3 जनसंख्या पाकिस्तान की इफेक्ट हो गए। मैडम आपका तो दिल पसीज गया, लेकिन शहबाज शरीफ का तो नहीं पसीजा, ना इमरान खान का पसीजा है। इमरान खान ने बोला था मैंने 16 अरब रुपए इकट्ठा कर दिए, कहां है रुपए किसी को आज तक नहीं पता। अब जिनका दिल पसीजना चाहिए उनका नहीं पसीज रहा। शहबाज शरीफ का दिल है ही नहीं, खैर उसका पसीजेगा क्या, वो अलग लेवल पे खेल रहा है शहबाज शरीफ। तो आईएमएफ कुड हेल्प पाकिस्तान ओवरकम इट्स लूमिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस।
कि मदद कर सकता है, इन्होंने गारंटी नहीं दी मदद करेंगे, मदद कर सकता है बोला है। और मैं फिर कह रहा हूं आईएमएफ मदद करेगा पाकिस्तान की, आज नहीं तो कल, नहीं तो एक महीने के बाद आईएमएफ विल हेल्प पाकिस्तान, ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। देर तो खैर अभी डिफॉल्ट कर ही गया है, तो देर तो हो ही चुकी है पाकिस्तान के लिए। तो ये आईएमएफ चीफ की विजिट थी। और आखिरी जो चीज है, इसके ऊपर मैंने ट्वीट भी करा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि मरियम नवाज जो हैं, जो नवाज शरीफ की बेटी हैं, कल के वीडियो में भी उनका रेफरेंस था, उन्होंने बोला है कि इमरान खान बुजदिल है। ठीक है जी, इमरान खान एक बुजदिल शख्स है। क्यों? क्योंकि वो खुद तो बैठा है अपने घर। अच्छा, इमरान खान ने करा भी, मैंने कल ट्वीट भी करा था इस मामले में। इमरान खान ना ये अलग लेवल का प्राणी है यार, ये अलग लेवल का प्राणी है। इमरान खान ने सबको बोला कि जेल भरो, सब जेल जाएंगे, एवरीबडी विल गो टू जेल। तो आम पाकिस्तानियों को बोला तुम जेल भरो, हम इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, जेल भरो, जेल भरो, जेल भरो, जेल भरो। उसने सबको बोला जेल भरो। अच्छा भाई, खुद अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, वो जेल के अंदर नहीं जाना चाह रहा, वो जेल के अंदर नहीं जाना चाह रहा। वो कह रहा है कि तुम अपने बाप को जेल में भेजो, अपने बेटे, अपनी मां, अपनी बहन, अपने चाचे, काके, मामे को जेल में भेजो। और जमान पार्क लाहौर में, जहां पे वो आज की तारीख में रह रहा है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो क्या कह रहा है इमरान खान? इमरान खान ने अपने घर के आसपास जो अपने फॉलोअर्स हैं ना, वो ज़ॉम्बीज, पिरानाज ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन सबको, तो वहां पे औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, वहां पे खाना भी बट रहा है, मेला जैसा लगा हुआ है। और लोग कह रहे हैं साहब अगर फौज अपनी टैंक भी ले आएगी तो हम टैंक के सामने लेट जाएंगे, लेकिन खान को हम कुछ नहीं होने देंगे। तो खान ने अपना बिल्कुल एक जो कल्ट फॉलोइंग है ना, वो खान ने बना रखी है, और अपने आसपास लोगों को कि भाई मैं जेल ना जाऊं, बाकी से। अच्छा, खान की दो बीवियां बाहर, राइट, हिज एक्स वाइफ्स। खान की करंट बीवी जमान पार्क में, बुशरा बीबी, पिंकी पीरनी जिसको बोलते हैं। खान के दोनों बेटे बाहर मुल्क के। खान जमान पार्क में बैठा, बाकी पाकिस्तान जेल में जाए। अब ये लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आया यार। भारत में तो ऐसा होता है यार कि जब लीडर जेल में जाता है तो सबसे पहले लीडर जेल में आता है, फिर कहता है चलो मैं भी जा रहा हूं, जेल भरो मेरे साथ, मेरे पीछे आओ। दो चीजें होती है ना इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में हमें यह बोला जाता है कि तुम अटैक मत बोलो। जूनियर लीडर्स को, हम जैसे जूनियर लीडर्स को इंडियन आर्मी में हर समय यह सिखाया जाता है कि डोंट से अटैक, से फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, सबसे पहले मैं जाऊंगा, सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा। यह भारतीय सेना की टीचिंग है। इसलिए आप देखिएगा कि इंडियन आर्मी में ऑफिसर कैजुअलिटीज जो है ना, वो बहुत ज्यादा है। आप कभी भी देखिएगा, कभी लिस्ट जो होगी उसमें जो अफसर जितने अपनी जान दे चुके हैं देश पे, जो वीरगति को प्राप्त हुए, वो बहुत ज्यादा है उनकी परसेंटेज के हिसाब से, अगर आप कैलकुलेट करेंगे इंडियन आर्मी में। तो ये तो हमारी सिखलाई है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की अलग सिखलाई, और वहीं से इमरान खान ने भी सीखा है। पाकिस्तानी जनरल कहते हैं कि तुम लड़के मर जाओ, तुम शहीद हो जाओ, तुम गजवाए हिंद भी करो, तुम कश्मीर में ये सब करो, ड्रामा करते रहो, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तुम फायर करो, मैं तो अपने बेटे को भेज रहा हूं अब्रॉड पढ़ने के लिए, पाकिस्तानी जनरल। तो इमरान खान ने भी वहीं से सीखा है, अपने बापों से ही तो सीखेगा। रावलपिंडी की पैदाइश है इमरान खान, ही वॉज क्रिएटेड बाय द पाकिस्तान आर्मी। तो ये भी यही कह रहा है कि मेरे बेटे बाहर हैं, वो लंदन में ऐश कर रहे हैं, ठीक है, महंगी गाड़ियां चला रहे हैं, महंगी घड़ियां पहन रहे हैं, महंगे कपड़े पहन रहे हैं, दे आर पार्टिंग, उनके पास पैसा ही पैसा है। तुम एक काम करो, तुम अपने लड़के को भेजो जेल के अंदर। ये इमरान खान की टोटल स्ट्रैटेजी है, जिससे मरियम नवाज कह रही है कि ही इज अ कवर्ड। खुद अपने बंकर में, घर के अंदर, बेसमेंट के अंदर फिट करके बैठ रखा, और हजारों लोगों से अपने आप को सराउंड कर दिया। और पुलिस भी डर रही है इमरान खान को उठाने में। भाई 20-50 लोग मर गए अगर जोर जबरदस्ती में, तो फिर कौन जवाब देगा? इमरान खान इसी पे गेम खेल रहा है वो। और ये जमान पार्क में चुपचाप अपना बैठा हुआ है इमरान खान, और अडोरिंग फैंस एंड सपोर्टर्स ऑफ सराउंडेड हिम कि खान को कुछ हो गया। और लोग ये भी कह रहे हैं कि खान को कुछ हो गया तो फिर तुम देखना, खान के ऊपर हमारे बच्चे कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, हम खुद कुर्बान, हमारी प्रॉपर्टी कुर्बान, हमारा सब कुछ कुर्बान, खान को नहीं। और खान ढीठ का बच्चा जमान पार्क के अंदर बैठा हुआ आराम से। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान लीडर्स। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन और आंसर्स पे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स कुछ इस तरीके के हैं कि ये निर्मल सोनी जी हैं। निर्मल सोनी जी कहते हैं कि मैं आपके वीडियोस देखता हूं, और न्यूज इज कंफर्म दैट यूक्रेन विल रिसीव लेटेस्ट generation tanks from US, UK and Germany. These tanks include M1, M1 Abrams, Challenger 2 and Leopard. How would these tanks affect the war? Yeah, देखिए निर्मल सोनी जी, ऐसा है, पहली बात तो आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो प्रश्न पूछा। निर्मल जी, रशिया के लिए बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, बिकॉज रशिया डज नॉट हैव अ काउंटर टू M1 A1 Abrams। जो उसका आर्मर है, जो उसका रिएक्टिव आर्मर है, जो उसके अंदर
उसका जो उस टैंक का पावर है, जो उसका प्रोटेक्शन है, जो लेपर्ड 2 की आपने बात करी, आपने चैलेंजर 2 की बात करी, ये सब ना दीज आर द लेटेस्ट टैंक्स। अगर ये टैंक्स अच्छी मात्रा में पहुंच जाते हैं यूक्रेन में, तो देन इट विल बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर दी रशियंस। क्या होगा मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन रशियन आर्मर्ड कॉलम्स विल गेट अ हैमरिंग ऑफ देयर लाइफ टाइम्स। अगर M1A1 एब्राम्स पहुंच जाए और लेपर्ड पहुंच जाए वहां पर, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। इतना मैं गारंटी आपको कर सकता हूं। दिक्कत किस रूप में होगी, कितनी होगी, इट्स स्टिल टू अर्ली टू से। टैंक्स आएंगे तब हम देख पाएंगे, लेकिन दीज आर फार सुपीरियर। बेसिकली कहने का मतलब है कि दिस टेक्नोलॉजी इज फार फार सुपीरियर टू व्हाटएवर रशिया हैज एज ऑफ टुडे। अच्छा जी, अमय महाले जी, जैन मेजर साहब, I have seen Pakistani leaders traveling across the world to raise funds, but it has also been seen that the person in charge is not doing what his KRAs are. किसी भी इदारे के लीडर्स खुद के इदारे के अलावा दूसरी चीजों में फंसा है। The leaders look like jokers, juggling, passing responsibilities, spreading fake and illogical news. What is holding the Pakistani citizens back? उन्हें इस चीज का एहसास नहीं है या फिर चुप करा दिया जाता है उन्हें चुरन देकर? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं अमय महाले जी। बात यह है कि पाकिस्तान को ना समझना बहुत मुश्किल है, पाकिस्तानी माइंडसेट को समझना बहुत मुश्किल है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान बीइंग एन इस्लामिक लीडर, बिकॉज मैंने इतनी मुस्लिम कंट्रीज के लोग देखे हैं, ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड पीपल एंड वेरी नाइस पीपल। ठीक है, आप अरब्स को, मैं कई बार बोल भी चुका हूं, अरब्स को देखिए, आप सेंट्रल एशिया के लोगों को देखिए, आप मलेशिया के लोगों को, इंडोनेशिया को, विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरब के लोगों, वेरी नाइस पीपल। द प्रॉब्लम इज इन पाकिस्तान, द प्रॉब्लम इज नॉट रिलीजियस, इट इज ज्योग्राफिकल। मैं आपको बताता हूं दूसरी चीज जो है पाकिस्तान के बारे में, कि वहां के लोगों का 75 साल से इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है। उनको जो पढ़ाया गया है उससे वो नहीं निकल पाएंगे कभी। आपने वो एक कहावत है ना, कि मैं भूल जाता हूं हिंदी में, बड़ी प्यारी सी कहावत है कि जब आपने बबूल का पेड़ लगाए तो उसमें वो फिर आम कहां से होगा, दूसरा फल कहां से होगा, उसमें बबूल ही निकलेगा। तो बबूल निकल रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि वहां पे किसी का विजन नहीं है, वहां पे किसी लीडर का। मैं बता रहा हूं, मोहम्मद अली जिन्ना का विजन नहीं था। पाकिस्तानियों को बुरा लगेगा, पाकिस्तानी भाई बहनों, जिन्ना का ये विजन था कि पाकिस्तान, उसके बाद क्या, चलो पाकिस्तान बन गया, अब नेक्स्ट पता ही नहीं किसी को, इनको पता ही नहीं। इमरान खान वही काम कर रहा है जो जिन्ना कर रहा है। इमरान खान कह रहा है मुझे प्रधानमंत्री बना दो दोबारा। उसकी सारी लड़ाई इसलिए कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। उसके बाद करेगा क्या उसको खुद नहीं पता क्या करेगा, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री बना दो। सो देयर इज नो एजेंडा, देयर इज नो पॉलिसी, देयर इज नो प्लान, देयर इज नो व्हाइट पेपर, देयर इज नथिंग, देयर इज नो थॉट प्रोसेस। दिमाग है ही नहीं, ऊपर वाला माला खाली है, बस लगे रहो एक साथ। तो उन्होंने कौम को भी ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा। वन कांट हेल्प इट। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट दे कैन डू। Jain Major Saab, I'm writing from Singapore, and I've been a great fan of yours. Singapore has the most strict laws on regulation of private arms. It is an example how law and order can be kept tight just by strict enforcement of laws. No need to give your citizens guns. It's unfortunate how things are in the USA. अच्छा, ये कल के वीडियो के बारे में बोल रहे हैं। In India, government needs to work on a bit more on gun control, especially the ones originating from UP and Bihar, the illegal arms. यूपी और बिहार के बारे में पहली बात तो मैंने भी सिंगापुर में काम कर रखा है। एक जगह है सिंगापुर में, जलंतुआकोंग। मैं वहां पे एक अपार्टमेंट ब्लॉक में हम लोग कुछ लोग रहते थे जलंतुआकोंग में। आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ सिंगापुर। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि सिंगापुर में जो डिसिप्लिन है, मैं अक्सर ये बात बोलता हूं ना कि सिंगापुर के बारे में, आई ऑफन से दैट गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, if everything was destroyed in Singapore, the people of Singapore have that kind of character that they'll build it up again. Singapore is not about real estate. Singapore is not about money. It's not about a first world society. That is not Singapore. Singapore is about the character of the people. Singapore is about, values. That is what made Singapore. So if something, heaven forbid, goes wrong in Singapore, the people have the capability to build it up again. आप तो गन की बात कर रहे हैं, वहां पे च्युइंगम नहीं मिलती सिंगापुर में, गन कहां से आ गई? गन तो बहुत बड़ी बात आपने कर दी। जहां तक यूपी और बिहार की बात है, अब हम सिंगापुर से थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं। जहां तक यूपी और बिहार की बात है ना, तो
अवैध हथियार जो है यहां पे वो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है दोस्त। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, मैं खुद यूपी में हूं और बट आई टेल यू इट्स ऑल्सो द नेचर ऑफ द पीपल। यूपी में जो कॉन्सेप्ट है बाहुबली का, बिहार में जो कॉन्सेप्ट है बाहुबली का, ये आपको और जगह थोड़ा सा कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। माफिया हर जगह होता है, यूपी और बिहार में देयर इज अ सर्टेन माइंडसेट। ठीक है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का बच्चा ना मां के पेट से कट्टा लेके पैदा होता है। अब तो खैर योगी जी के आने के बाद काफी कुछ मैनेज हो गया, काफी कुछ, द लेवल्स ऑफ वायलेंस हैव गॉन डाउन इन उत्तर प्रदेश अ लॉट। लेकिन एक जमाना था जब ऐसे लगता था यार, एक जमाना था, और मैं वैसे यूपी में रह चुका हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन योगी जी के आने के बाद चीजें बहुत शांत हुई हैं और बहुत यूपी जो है आगे बढ़ा है। बिहार का मैं नहीं कह सकता, उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है। वायलेंस कम हुआ है यूपी में, बहुत ज्यादा कम हुआ है, रूल ऑफ लॉ है, पुलिस बहुत एक्टिव हो गई है, बहुत फर्क आया है। एक जमाने में तो लगता था यूपी में कि बच्चा मां के पेट से पैदा हुआ कट्टा लेके। इट इज ऑल्सो टू डू विथ द सोसाइटी। सब ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि यूपी में सब ऐसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक है यहां पे, वो स्कॉर्पियो, काले शीशे, राइफल, वो थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। पर मैं आपको फिर बता दूं, आप सिंगापुर में रहते हैं, 90% कम हो गया है बाबा के आने के बाद, 90% कम हो गया। अभी भी है लेकिन 90% कम है। बिहार का मुझे इतना पता नहीं है। अच्छा जी, डॉक्टर हर्षल मेहता, हाय हर्षल। एज द कॉन्सेप्ट ऑफ थिएटर कमांड्स वाज कॉइन्ड बाय लेट सीडीएस जनरल बिपिन रावत सर। अच्छा हर्षल, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मैं थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, और मेरी अहमदाबाद की ट्रिप भी ड्यू है। हर्षल, द कॉन्सेप्ट ऑफ थिएटर कमांड्स वाज नॉट कॉइन्ड बाय जनरल बिपिन रावत, he was tasked with implementing it. This is a very old concept. ये तो अमेरिका हर जगह, चाइना वाइना हर जगह बहुत पहले से है, दशकों पुराना कॉन्सेप्ट है। तो जनरल बिपिन रावत ने ये कॉन्सेप्ट कॉइन नहीं करा था। he did not create this concept, or he did not invent this concept, है ना। This is an old concept. Why is there a need to integrate our armed forces, and what impact will it make in the future conventional operations? Tactical, sub-tactical, or even the operational and strategic level against our 2 nuclear armed neighbors. अच्छा, मैं बेसिकली आपको बता दूं ना, what is the need to integrate. क्या होता है कि जॉइंटनेस जरूरी है, वरना क्या होता है लड़ाई में, आजकल ना इंटीग्रेटेड वॉरफेयर का जमाना है। जमाना ऐसा है कि भाई आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को साथ लड़ने की जरूरत है, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटीज थोड़ी सी फर्क है। एंड इफ दे फाइट टुगेदर, बेटर रिजल्ट्स। ये जब चीजें खरीदते हैं, अगर ये हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, अभी ये हो गया है कि ऑफिस ऑफ द सीडीएस कहता है कि जो परचेजेस हैं आपके, आप बाहर से खरीदो, इंडिया से खरीदो, आपके कितनी रिक्वायरमेंट है, सब लोग एक जॉइंट, एक, वरना आर्मी वाले अपना काम कर रहे थे, नेवी वाले अपना काम कर रहे थे, एयरफोर्स वाले अपना काम कर रहे थे, और उसमें डुप्लीकेशन बहुत हो रहा था। तो क्या कई जगह हम लोग यूज कर सकते हैं? अभी जैसे एक वर्कशॉप है, फॉर एग्जाम्पल आर्मी में बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स होती हैं जहां पे गाड़ियों का रिपेयर और मेंटेनेंस होता है, राइट। हमारी एक बहुत बड़ी वर्कशॉप है, बगल में ही एक एयरफोर्स का बेस है, उसके पास भी 400-500 गाड़ियां हैं, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस तो एक अलग चीज है, वो तो स्पेशलाइजेशन है, लेकिन जो नॉर्मल गाड़ियां हैं जो कॉमन हैं आर्मी और एयरफोर्स के बीच में, क्या उस जगह क्या वो लोग कॉमन यूज कर सकते हैं? ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है ये। दिस इज नथिंग टू डू विद वॉर, दिस इज मोर लाइक पीस टाइम ड्यूटीज एंड ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस एंड ऑल दैट। लेकिन क्या ये हो सकता है? ऐसी कई सारी चीजें, तो लड़ाई में भी ये चीजें काम आती हैं। अगर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपने आप में शक्तिशाली हैं, पर अगर ये मुट्ठी बन जाए ना, इनका 10x पावर हो जाएगा। मुझे लगता है ये जरूरी है। दिस इज व्हाट वी सीक, द एबिलिटी ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स टू फाइट टुगेदर। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खास तौर से कराची वाले चाचा, IMF आएगा चाचा, जैसे बोला था ना फिल्म में मेरे, करण अर्जुन आएंगे, IMF आएगा चाचा, IMF आएगा, जरा सब्सक्राइब का बटन तो दबाओ चाचा। यही मेजर है जो तुम्हें रोज जलील करता है। अगर वीडियो नहीं आया तो तुम्हें बुरा लगेगा, तो ठोक दो बटन चाचा, कराची वाले चाचा, ठोक दो बटन, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।